हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट कि भाई ट्रेन जब चलती है तो उसके पीछे का जो मैकेनिक्स है, जो फिजिक्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ना मैकेनिक्स। जैसे आपने अपने इंजीनियरिंग में एक बेसिक मैकेनिक्स का एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे मैकेनिक्स के मतलब एक काइंड ऑफ फिजिक्स समझ लीजिए उसको, कि आपने जो 11th-12th में फिजिक्स पढ़ रखा है, मैकेनिक्स में जो आपने पोर्शन पढ़ रखा है आपके इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड ये है कि जब भी कोई ट्रेन चलती फिजिकली तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कौन कौन से उसको आगे चलने में दिक्कतें आएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। बट इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन कर देता हूं। वैसे काम का बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने सोचा लिखवा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको मैंने दो चीज़ पढ़ाई थी लास्ट में कि मेन लाइन का जो स्पीड टाइम कर्व है वो कौन सा होता है, ट्रेपेजॉइडल, और ये है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल निकलता है उसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, है ना। ध्यान रखना, बिल्कुल रटना वटना नहीं है, ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस ट्रेवल का जो फॉर्मूला है 1/7,200 ब्रैकेट क्लोज टू वीएम। वीएम क्या है? मैक्सिमम स्पीड फ्री रन पे। फ्री रन पे जो स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड है ना। ये जैसे फ्री रन पे जो स्पीड होगी वो आपकी क्या रहेगी? मैक्सिमम, वो रहेगी वीएम। ठीक है, चलो। और टी इज द टोटल रन टाइम, है ना, कि जितनी देर के लिए चली उतना टाइम। और यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा दो कंपोनेंट है। तो अल्फा क्या है? तो अल्फा इज द एक्सेलरेशन, किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर पर सेकेंड। और बीटा क्या है? इज द रिटार्डेशन। बीटा क्या है? आपका रिटार्डेशन है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो वैसे एरिया से निकाल सकते हैं, बट ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जनरलाइज तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली अभी तक क्वेश्चन एसएससी जेई में भी नहीं पूछे ना आरआरबी जेई में इस तरह के फॉर्मूले पे ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, बट लिखा रहेगा नोट्स में तो अच्छा रहेगा और किसी दूसरे एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। v1 क्या है? वेलोसिटी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। v2 क्या है? ड्यूरिंग वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटार्डेशन, ठीक है। चलिए, बस ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्रैक्टिव एफर्ट्स। देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट इसको मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको किया है और सारी चीजें मैं यहां पे बता दूंगा। ये डेफिनेशन लिखिए, द इफेक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेलिंग अ ट्रेन एट द व्हील ऑफ लोकोमोटिव इज नोन एज द ट्रैक्टिव एफर्ट, है ना। ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब कि जो आपके ट्रेन के जो पहिए हैं या ट्रेन को मूव कराने के लिए जितना हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो कौन सा? इफेक्टिव फोर्स। अब वो देखो क्या होगा, रेलगाड़ी को जब चलना होगा ना, जब आप आगे चलते हैं तो दो जोर से अगर हवा चल रही होती है तो हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। नॉर्मली आप अपने हिसाब से एग्जांपल सेट करिए कि अगर आपको कहीं पर दौड़ लगानी है और सामने से हवा, विंड बहुत तेजी से चल रही है तो आपको एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा मारना पड़ेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब आपको एयर रेजिस्टेंस भी ध्यान रखना है। दूसरा है कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर भी आपको क्या हो रहा होगा, वहां पे जो ग्रेविटी हो रही होगी, है ना। पहाड़ी में दौड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हिली एरिया में जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा एफर्ट के साथ में आपको स्लोप, है ना, हिली एरिया का होगा तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आपको एक्स्ट्रा चीजों में, मतलब ऊंचाई पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दो तीन तरीके हैं, मतलब दो तीन वजह है जिसकी वजह से आपका जो चलने का जो मूवमेंट होता है ना, आगे बढ़ने का जो मूवमेंट होता है, उस पर अलग अलग टाइप के फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली हमें भी ट्रेन जब चलती है तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड को तो लेते ही है, उसके साथ में जो फोर्स है वो सिर्फ हमारे इंजन का फोर्स नहीं है, हवा का भी हो सकता है, दूसरे फैक्टर्स भी आ सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करते हैं और यही इफेक्टिव फोर्स कहलाता है। तो इफेक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेलिंग मतलब ट्रेन को आगे बढ़ाना, अ ट्रेन एट द व्हील ऑफ लोकोमोटिव इज, है ना, व्हील के ऊपर लगने वाला। और जनरली टेंजेंशनल लगता है, जनरली क्या लगता है? टेंजेंशनल लगता है, ठीक है, टेंजेंशनल लगता है, एक्टिंग एज अ टेंजेंशनल ऑफ द लोकोमोटिव। चलो अब देखो यहां पर क्या है, कौन कौन से लगते हैं। तो यहां पर तीन टाइप के आपको लगेंगे। ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर अ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखो लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है कि भाई ये चक्का आगे की तरफ बढ़ रहा है, चक्का आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो चक्का आगे की तरफ बढ़ेगा और साथ में ये चक्का रोटेट भी कर रहा है। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होगा, एक लीनियर एक्सेलरेशन और एक रोटेटिंग एक्सेलरेशन, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसकी वजह से जो ट्रैक्टिव एफर्ट आएगा उसको एफ ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ ए से, ठीक है। दूसरा है ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब हिली एरिया पे अगर चल रहे हैं, सीधे सीधे नहीं चल रहे, लीनियर बिल्कुल लेवल पे नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेडियंट से चल रहे हैं, मतलब ग्रेडियंट मतलब कि हिली एरिया पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब किसी स्लोप पे चल रहे हैं, तो वहां पर जो ग्रेविटी की वजह से आएगा उसको बोलते हैं एफ जी ट्रैक्टिव एफर्ट।
और तीसरा है एयर रेजिस्टेंस का, भी मान लीजिए, है ना। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो आएगा वो आपका होता है एफ आर, ठीक है, एफ आर। चलो, तो अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब मिला देंगे तो इसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट क्या किस किस को बोलते हैं, ये हम लोग एक्सेलरेशन के टाइम पे, ग्रेविटी के टाइम पे और एयर रेजिस्टेंस के टाइम पे तीनों को मैच कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कई बार फॉर्मूला डायरेक्टली हो सकता है, पूछ ले कि कौन कौन से ट्रैक्टिव एफर्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रैक्टिव एफर्ट का एक इसको पूरा डेरिवेशन वगैरह करके हम लोग ये तो एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। उसके साथ साथ एक ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला ये भी होता है 2 ईटा। ईटा क्या है, हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन कैसा, जो हमारा सप्लाई से लगा के हम लोग हमारे मोटर तक की जो पावर ट्रांसमिट हो रही है उसकी एफिशिएंसी। और ये जो गामा है, गामा को बोलते हैं गियर रेशो, और T फॉर टॉर्क डिवाइडेड बाय D फॉर क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि तो ट्रैक्टिव एफर्ट है, ट्रैक्टिव फोर्स है, या ट्रैक्टिव एफर्ट बोल देंगे, ट्रैक्टिव एफर्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ही, तो ट्रैक्टिव एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ व्हील। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एसएससी जेईई में, तो डायरेक्टली ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए, डेरिवेशन को आगे बढ़ाने से पहले ये देखें कि भाई ये जो ट्रेन है, ये चक्का है, चक्के के ऊपर ट्रेन लगी हुई है, तो उसमें वेट की कैटेगरी क्या क्या होती है, किस टाइप के वेट होते हैं। तो वेट ऑफ ट्रेन में अगर देखेंगे तो पहला होता है डेड वेट। डेड वेट क्या बोलेंगे, डेड वेट का मतलब क्या है, वेट ऑफ लोकोमोटिव, है ना, लोकोमोटिव्स का। एक्सेल्स एंड व्हील, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एक्सेल्स एंड व्हील का मतलब क्या है। देखो ये व्हील है, ये व्हील मतलब तो समझ गए, और जिसपे ये चल रहा है व्हील, इसको बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं, एक्सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेल। और ये होता है व्हील और एक्सेल, है ना, कंफ्यूज मत होना आप। तो किस किस का वेट, डेड वेट में एक्सेल और व्हील का भी वेट आएगा। गुड्स का, माल का, मतलब जो सामान है आपके, सपोज करो आप यात्रीगण है, यात्रीगण जो अपने बैग वगैरह लेके जा रहे हैं, या कुछ सामान जा रहा है आपका ट्रेन से, तो वो सारे गुड्स उसमें वेट में आएंगे। और साथ में पैसेंजर का वेट, तो इतने वेट आपके काय में आते हैं, डेड वेट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है एक्सेलरेटिंग वेट। अब देखिए नॉर्मल आपकी जब ट्रेन खड़ी है तब अलग वेट होगा, और जब चल रही है तो उसका वेट में वेरिएशन होगा। तो एक्सेलरेट करते टाइम पे जो वेट होगा वो 5 से 10% ज्यादा होगा डेड वेट पे। मतलब खड़ी हुई ट्रेन है और ये सारा वेट अगर ले रही है, और जब ये ट्रेन चलेगी तो 5 से 10% वेट ज्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडेसिव वेट, इंपॉर्टेंट है। एडेसिव वेट में सिर्फ वो वेट आएगा जो व्हील्स और एक्सेल ऑफ ट्रेन है ना, व्हील्स और एक्सेल का जो लोड रहेगा वही आपका क्या रहेगा, एडेसिव रहेगा, एडेसिव वेट रहेगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, कोफिशिएंट ऑफ एडेसिव, म्यू से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एडेसिव को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एडेसिव क्या होता है, म्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील। मतलब व्हील स्लिप नहीं करे, है ना। देखो आपका जो ट्रैक पे व्हील चल रहा है तो हो सकता है इसके ऊपर फोर्स कर ले और एकदम से स्लिप कर जाए। तो स्लिप होने के पहले, है ना, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील। व्हील को स्लिप करने के पहले जितना मैक्सिमम आप ट्रैक्टिव एफर्ट लगा सकते हो वो, साथ में डिवाइडेड बाय एडेसिव वेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो म्यू है, म्यू ये क्या हो जाएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट ए और एडेसिव वेट हो जाएगा ए। तो अब आप देखो यहां पे ड्यूटी, अब यहां पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से म्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि ये बदलता है मौसम के हिसाब से। सपोज करो जहां आपका रेलवे ट्रैक है वो गीला है, वेट है, उसके ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, आइस है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो गीला है, वेट है, तो इसका मतलब जो आपका जो म्यू होगा उसकी वैल्यू 0.15 होगी। और अगर वो ड्राई रेल है, बिल्कुल सूखी हुई पटरियां हैं, तो उसका रेंज होगा 0.25 से लगा के 0.30। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एडेसिव क्या होता है, F/A क्या होता है, एडेसिव वेट, है ना, एडेसिव वेट, और ये होता है मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग, है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस अब हम चलते हैं इन तीनों के एनालिसिस पे। वैसे जरूरत नहीं है, मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिखवा देता, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। एक्सप्लेनेशन कर दूंगा तो ये चीजें कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन को, आपको एंड रिजल्ट से ही मतलब है। देखिए अकॉर्डिंग टू दी, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यू टू लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन से देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायनामिक फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता है। एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे यहाँ पे m,
है ना। अब देखो मास ऑफ द ट्रेन, अगर हम देखें तो इसको हम ट्रेन को कंसिडर करते हैं W से, ट्रेन का जो वेट है किससे कंसिडर करते हैं, W से कंसिडर करते हैं, और W को काइस में लेंगे, टन्स में लेंगे, टन्स में। ये W जो है ये काय में काउंट करेंगे, टन्स में, टन्स में काउंट करेंगे। तो यहां पर देखो मास ऑफ ट्रेन को अगर हम केजी में लिखें तो टन्स को हम लोग अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक टन में कितना होगा, 1000 केजी होता है। तो हमने मास ऑफ ट्रेन को क्या कर दिया, 1000 इंटू डब्ल्यू इंटू केजी, ठीक है। 1000 हमने केजी में कन्वर्ट किया तो 1000 को हमने काय में कर लिया, मतलब एक टन में कितना होता है, 1000 केजी होता है, तो डायरेक्टली हमने यहां पे लिख दिया। अब देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की यूनिट है। अब देखो यहां पर जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम काय में कोशिश कर रहे हैं, इसको मीटर पर सेकंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड में लेंगे तो नीचे वाले को भी आवर्स को भी सेकंड में चेंज करें, सेकंड एक सेकंड पहले से ही है तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, MKS यूनिट में हमारी। तो यहां पर देखेंगे तो अल्फा इंटू ये जो यूनिट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता था, 1 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो मीटर में चेंज हो गया। प्लस 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में इस मास को भी और एक्सेलरेशन को रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहां पे 1000 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ गया 277.8 डब्ल्यू अल्फा न्यूटन्स। तो ये वैल्यू हो गई, अभी अधूरा है ना, ये अभी अधूरा है, 277.8 डब्ल्यू अल्फा, ये याद रखना है। अब क्या हुआ, अभी तक ये जो सारा का सारा चीज था इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था कि जो हमारा लीनियर मोशन था उसके हिसाब से फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया। बट यहां पर जो व्हील्स है वो एंगुलर मोशन भी हो रहा है, एंगुलर रोटेशन भी हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। देखो यहां पर क्या है, ये सारी चीज लिखी जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगुलर डायरेक्शन में जो शाफ्ट, मोटर शाफ्ट और व्हील का जो होगा, मोटर शाफ्ट और व्हील का जो अकाउंट में अगर लेंगे तो आपका ये जो होगा ये WE में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 8 से लगा के 15% हायर रहेगा W से। ये अभी जो W है आपका, ये सिंपल आपकी जब ट्रेन आगे बढ़ी ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है उसी टाइम का है। बट जो चक्के का इस तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, उसका अगर हम अकाउंट में लेंगे तो हमारा ये WE जो होगा, WE ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, WE इक्वल टू 8% और 15% ऑफ W, है ना। ये और ज्यादा है, W से कितना है, 8 से लगा के 15% ज्यादा है। तो इस वजह से फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, WE अल्फा। तो हो सकता है कभी कभी फॉर्मूले में आपको WE नहीं दे, ये भी दे दे, है ना, और कभी कभी ये भी दे दे, हो सकता है बाद में। तो ध्यान, कंफ्यूज मत होना, WE और W का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। एक इक्वेशन कभी कभी पूछ ले, वैसे तो आता नहीं इतना डिटेल में। चलो नेक्स्ट टाइम देखें, ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे लेते हैं, देखो ग्रेविटी का इफेक्ट आप ये समझिए कि यहां पर जब ऊपर ऐसे चलता है, तो ये आपने फिजिक्स वगैरह में करा होगा कि नीचे की साइड में mg लग रहा है, mg लगता है ना। तो यहां पर w को हमने mg ले लिया है, w को हमने mg ले लिया है, mg ले लिया है। तो इसका mg साइन थीटा इधर हो जाएगा, ये इधर की साइड में फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, और ये हमारे दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो फोर्स इधर लग रहा है आपका ऊपर की साइड में, ये ग्रेविटी नीचे लग रही है mg, तो mg ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, ठीक है, ये साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा w साइन थीटा। तो fg क्या हो जाएगा, w साइन थीटा, मतलब mg साइन थीटा के बराबर, है ना। ये दूसरे इक्विलिब्रियम पे हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं दोनों फोर्स को। तो यहां पर mg साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने जो मास है, मास को क्या लिया है, 1000 इंटू डब्ल्यू, जो अभी पिछली बार किया हमने, तो 1000 इंटू डब्ल्यू करके हमने रख दिया, ठीक है। तो यहां पर इसको पूरा जब हम करते हैं स्लोप वगैरह को सारा करके, तो आप तो डायरेक्टली ये याद रखना, पूरे डेरिवेशन की नीड नहीं है आपको, सिंपल ये याद रखना है fg इक्वल टू 9.81, है ना। ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 क्या होता है, 9.81 ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो यहां पर 9.81 WG न्यूटन, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जी क्या है हमारा, जी हमारा साइन थीटा को हम लोग डिनोट करते हैं, जी को हम क्या करते हैं, साइन थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो बाकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका
ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस लिखा है, बट देखो यहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस सिर्फ एयर की वजह से नहीं होता है, द फ्रिक्शन एट द वेरियस पार्ट ऑफ द रोलिंग स्टॉक्स है ना, जितने भी रोलिंग मूवमेंट हो रहे हैं उनका भी फ्रिक्शन होगा, द फ्रिक्शन एट द ट्रैक और एयर रेजिस्टेंस। तो ये तीन तरीके के होते हैं, बट इनमें जो मेजोरिटी इफेक्ट होता है एयर रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एयर रेजिस्टेंस का सिंपल ये ले लेना। ठीक है, आर इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर टन ऑफ द डेड वेट ऑफ द ट्रेन, इस आर का डेफिनेशन है। और टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट हो जाएगा आपका 277.8 डब्ल्यू अल्फा प्लस माइनस 98.1 डब्ल्यू जी, है ना। 98 को ये शायद मल्टीप्लाई कर दिए 100 उससे। ठीक है, अदरवाइज ये 9.8 ही रखना, 9.8 ही रख लेना, है ना। इसमें कुछ इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं क्या, देख लेते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला देखें अगर ये नहीं ये यहाँ पे अपनी गलती है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 98 आएगा। ठीक है, 98 आएगा ना, यहाँ 100 से 100 चले, 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 0 रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 98.WG, और साथ में क्या आ जाएगा, एयर की वजह से जो आएगा ट्रैक्टिव एफर्ट वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन किसका है कि अपवर्ड अगर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट अगर अपवर्ड है तो आपका पॉजिटिव साइन, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस, है ना। इन दोनों यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, सिंपली यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, बाकी यहाँ पे सिंपल प्लस ही रहेगा। तो इतना था बस ट्रैक्टिव एफर्ट, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। देखो आपको ये सब डेरिवेशंस वगैरह मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपके नोट्स में रखे रहेंगे। आपको मेनली 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो शुरुआत में ट्रैक्टिव एफर्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, वो ध्यान रखना है। एडेसिव कोफिशिएंट क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट के कितने, टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट में कितने कितने पार्ट होते हैं, एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये तीनों पता होनी चाहिए। बस इससे ज्यादा आपको जेई लेवल में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो ट्रैक्टिव एफर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेलिंग, उतनी डिटेलिंग की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़े से इलेक्ट्रिक ड्राइव। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड करवा दूंगा, है ना। तो एक छोटा स्मॉल इंट्रोडक्शन। वैसे तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव में कुछ नहीं है, हमने हर मोटर जो पढ़ी है, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, इनमें अगर हम स्पीड कंट्रोल लगा दें, और स्पीड कंट्रोल भी हमने नॉर्मली पढ़ा है, बट वो हमारा नॉर्मल मशीन लेवल पे था। ऐसा स्पीड कंट्रोल जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे हो, तो वो क्या बन जाएगा, मोटर्स प्लस स्पीड कंट्रोल, जो कि स्पीड कंट्रोल भी कौन सा हमारा, इफेक्टिव स्पीड कंट्रोल, जहां पे हाई इफिशिएंट स्पीड कंट्रोल अगर लग जाएगा, जहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह लगाते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जब मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए बनती है, तो उस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्या बोलते हैं उसको, पूरे मैकेनिज्म को इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव के क्या है, छोटे छोटे एप्लीकेशन है, है ना। स्पीड कंट्रोल वाले जितने भी उनके सबके क्या है, एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन के ऊपर में क्वेश्चन, जो एक लेक्चर है उसमें क्वेश्चंस करवा दूंगा भर भर के, तो उससे आपको उन क्वेश्चन से पूरा प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि भाई ये वाली चीज कहां के लिए यूज होती है, कहां के लिए यूज होती है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़े से टाइप्स ऑफ लोड बता दूं। अब देखो जो टाइप्स ऑफ लोड है ना, एक तो लोड डिपेंड करेगा टॉर्क पे। लोड किस पे डिपेंड करेगा, टॉर्क पे, है ना। कि टॉर्क वो स्पीड से टॉर्क का क्या रिलेशन, क्योंकि ड्राइव पढ़ रहे हैं तो हमारा स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो टॉर्क स्पीड से कैसे वेरी कर रहे हैं, तो एक तो लोड कैटेगरी ये हो जाएगी। दूसरा है कि लोड कितनी देर के लिए चल रहा है, मतलब लोड ड्यूटी, कि भाई कंटिन्यूअस है ना, इंटरमीडिएट है, या बीच बीच में रुक रहा है। तो इस तरीके के 2 कैटेगरी बता देता हूं, तो उससे काफी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो पहला है कांस्टेंट टॉर्क लोड और लिफ्टिंग लोड, है ना, लिफ्टिंग लोड। तो जहां पे हमें कांस्टेंट टॉर्क की जरूरत पड़ रही है, लिफ्टिंग लोड की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे हम वो एग्जांपल कौन से, क्रेन्स एंड हॉइस्ट में इस तरह के टॉर्क की जरूरत पड़ती है। दूसरा है टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है ना, कि स्पीड के हिसाब से टॉर्क बदल रहा है, तो ये तो हमारा सिंपल एप्लीकेशन है। थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आपकी स्पीड। तो ये होते फैंस, रोटरी पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी इसी में आएंगे, एयर एंड फ्लूइड फ्रिक्शंस। तो बहुत सारे फैंस और पंप्स की बहुत लार्ज वेराइटी है, जो यहां पर एन स्क्वायर, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, इस पर डिपेंड करेंगे। तो अब ये कौन सी मोटर कैसी होगी, कहां होगी, कैसे होगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो क्वेश्चन की हेल्प से आप वो चीजें अगर याद रखेंगे तो ज्यादा आपको काम आएगी। ठीक है, तो एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक ड्राइव के, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स का सेशन लूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं जो जेई लेवल के लिए काम के हैं, वो एक सेशन ही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉर्क इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एन। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एन कहां है, जहां पे हमें क्या लगता है, क्रशिंग मशीन, मतलब जब
क्रशिंग मतलब किसी को तोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब कि टॉर्क लगा रहे थे, स्पीड कम हो जा रही है, स्पीड क्या हो जा रही, कम हो जा रही है, क्योंकि आप मशीन को लगाया, जैसे ही आपने क्रशिंग करना स्टार्ट किया उसके पहले तो आपकी बहुत अच्छी सी स्पीड थी, बट जैसे जैसे आप उसके ऊपर क्रशिंग कर रहे हैं तो अब स्पीड क्या हो रही है उसकी, डाउन हो रही है। तो इसका मतलब टॉर्क इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड। तो क्रशिंग मशीन, कटिंग मशीन, ग्राइंडर्स, है ना, तीन सब में हम क्या करते हैं, टॉर्क इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड। तो ये थी हमारी कैटेगरी। एक और कैटेगरी देख लो, लोड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। तो ये रहा हमारा कंटिन्यूस ड्यूटी। कंटिन्यूस ड्यूटी मतलब कंटिन्यूसली आपके क्या है, टॉर्क लगा हुआ है, मतलब बीच में सांस भी लेने की फुर्सत नहीं, कंटिन्यूसली क्या है उसके ऊपर लोड अप्लाई है। बट कभी कभी कुछ एप्लीकेशन है कि शॉर्ट टाइम ड्यूटी है। शॉर्ट टाइम ड्यूटी है मतलब आपने यहां से उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर रख दिया, है ना, फिर उठाया रख दिया। तो जब वापस जाते टाइम पे क्या हो रहा है, कभी थोड़ी देर के लिए उस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, थोड़ी देर के अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम ड्यूटी। फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट ड्यूटी। इंटरमीडिएट ड्यूटी मतलब जैसे कटिंग करते हैं ना पीसेस की, जैसे ये मैंने आपको मोटर पढ़ाते टाइम पे एक्सप्लेन किया था कि मतलब हम लोग कटिंग कर रहे हैं किसी, है ना, सपोज करो मेटल कटिंग कर रहे हैं, तो मेटल कटिंग कर रहे हैं, तो जब हम कट कर रहे हैं तब हमें क्या हो रहा है, बिल्कुल फोर्स लग रहा है, फिर इंटरमीडिएट मतलब रुक गए, फिर कट करा, फिर रुक गए, फिर कट गए, बिल्कुल बहुत छोटे टाइम के लिए। तो इसका मतलब उस तरीके के टॉर्क या उस तरीके के ड्यूटीज को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट ड्यूटी। ठीक है, तो इनके बेसिस पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। अब इनके दोनों के बेसिस पे कि लोड की कैटेगरी क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, कैसा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो कि बहुत बार जेई में डायरेक्टली आ जाते हैं, बट वो क्वेश्चन कई बार ऐसा लगता है कि मशीन में पढ़े लग रहे हैं, है ना, बट स्पेसिफिक में कुछ ड्राइव के ऊपर, लोड के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करवाऊंगा। अदरवाइज तो वो सारे क्वेश्चन अगर मैं नहीं भी करवाऊं तो भी आप मोटर जो आपने मशीन पढ़ी है, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, खासकर इंडक्शन या खासकर डीसी मशीन पढ़ी, तो डीसी में जितने हमने एप्लीकेशन, सीरीज के कौन से एप्लीकेशन थे, शंट के कौन से एप्लीकेशन थे, उन्हीं एप्लीकेशंस का है, बट यहां पे उनको मैं थोड़ा सा लोड से रिलेटेड करूंगा कि भाई इस तरह का लोड है तो यहां पर ये वाला एप्लीकेशन यूज होगा, तो उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सीरीज ही करवा दूंगा, तो ताकि आपको 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आप न्यूमेरिकल करना और सारे न्यूमेरिकल आप खुद से बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।